हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। कल मैंने डिस्कस किया था कि मैं मेंशन किया था अपने एक्स पे और यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे भी कि अमारा राजा को डिस्कस करने का मेरा प्लान है आज। और वीकेंड पे मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया इस बिज़नेस के बारे में। तो मतलब थोड़ा-सा मैं इसको पहले भी फॉलो करता था लेकिन बहुत ही क्लोज़ली कोई कभी ट्रैक नहीं किया है और अभी मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग इसमें लगा कि ये भी लिथियम आयन की जो सेल मैन्युफैक्चरिंग है इसमें जा रहे हैं। और बहुत सारी जो इंडियन फर्म्स हैं, ओला हो गई और आपके टाटा भी लास्ट ईयर उन्होंने गुजरात में बैठाने का प्लान बिछाया है उन्होंने कि 13,000 करोड़ का और 20 गीगावाट आवर्स का लिथियम आयन सेल की मैन्युफैक्चरिंग वो भी करेंगे। तो बहुत सारे ओईएम्स हैं जो और बहुत सारे इंडस्ट्री हाउसेस हैं जो लिथियम आयन के पीछे अभी बिल्कुल पड़ गए हैं। अभी एक्साइड भी ऑलरेडी जो एस वोल्ट है उसके साथ उसका पार्टनरशिप है लिथियम आयन के मैन्युफैक्चरिंग करने का। और न्यूज़ में भी अभी 3-4 दिन पहले, आई थिंक 1 हफ्ता हो गया होगा, जो नितिन गडकरी जी हैं, उनका भी एक स्टेटमेंट आया था कि आज से कुछ सालों में जो इंडिया है, वो लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरर जो है, सॉरी, वो लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग तो करेगा ही, उसका एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी हो जाएगा। और अभी मोस्टली जो सेल्स हैं, वो हम चाइना से सोर्स करते हैं, उसके बाद पैकिंग और असेंबली वगैरह उसका एक बैटरी यूनिट में वो इंडिया में ही कर लेते हैं। और तो अमारा राजा का हम देखेंगे तो इसका थोड़ा हिस्ट्री थोड़ा खराब रहा है, नॉट बिकॉज फाइनेंशियली कंपनी ने डिलीवर करके नहीं दिया है, परफॉर्म करके नहीं दिया है। इसका बेसिकली पिछले 5 साल तो इसीलिए खराब रहे हैं क्योंकि आपको अगर पता होगा जो इनके एमडी हैं, वो टीडीपी के एक लीडर भी हैं और वो मतलब उन्होंने लोअर हाउस में लोकसभा में रिप्रेजेंट भी किया है टीडीपी को। टीडीपी आपकी तेलुगु देशम पार्टी, आंध्र प्रदेश की पॉलिटिकल पार्टी है, आपको पता होगा अगर। बाबू नायडू जी की वो पार्टी है। तो पिछले अगर 5 सालों से हम बात करेंगे तो ज़्यादा मुझे आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता है, लेकिन जितना मेन स्ट्रीम मीडिया में रहता है, जितना फॉलो करता हूँ मैं पॉलिटिक्स को भी, तो जो पहली गवर्नमेंट थी वहाँ पे वाईएसआरसीपी की, जगन रेड्डी की, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा न्यूज़ न्यूज़ फ्लो भी ऐसा आता था और समझ भी आता था कि बिल्कुल पर्सनल वेंडेटा लेके पीछे पड़े हुए हैं वो टीडीपी के लीडर्स के पीछे। किसी का बिजनेस है तो किसी को कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो थी हमारा राजा की आंध्र प्रदेश में, तो पिछले 5 सालों के ऊपर में उन्होंने जो जगन रेड्डी थे जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, आज से 5 साल के पहले जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, अभी चेंज हुए हैं जून में ही जब रिजल्ट आया और चंद्रबाबू नायडू वापस से आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स में आ गए हैं आगे और उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्मेशन किया है स्टेट पे भी, स्टेट लेवल में। तो उससे पहले जो जगन रेड्डी थे उन्होंने प्लांट को बंद कराने का बोला। फिर कंपनी को कोर्ट में जाना पड़ा स्टे ऑर्डर करने के लिए कि मतलब ऑब्वियसली देयर वाज सम पर्सनल वेंडेटा अगेंस्ट टीडीपी लीडर्स। तो बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। इनका जो पहले लिथियम आयन का जो ये अब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं बिकॉज़ चलिए वो बात मैं आगे करूँगा। थोड़ा-सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कंपनी करती क्या है। ये कंपनी का बेसिकली जो बिज़नेस मॉडल है, वो है लेड एसिड बैटरीज़ को बेचना। अब वो चाहे ओईएम्स को जाके बेचे, चाहे वो आफ्टर मार्केट बेचे। मीन्स मेरी बैटरी मैंने कार ली थी आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले लेट्स से, और आज बैटरी उसकी खत्म हो गई है। तो मैं आफ्टर मार्केट से खरीदूँगा। मेरे को मैं ओईएम से जाके नहीं खरीदूँगा, राइट? कंपनी क्या करती है, हमारा राजा या तो वो ओईएम्स को जाके उनका पार्टनरशिप रहता है कि लेट्स से टाटा मोटर्स के साथ या महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ कि आप जो गाड़ियाँ बना रहे हैं उसमें हमारा बैटरी डालो। और दूसरा इनको अपॉर्चुनिटी होता है मार्केट आवर्स का। वो बैटरी कभी तो खराब होगी, बैटरी आज से 4, 5, 6, 7 साल बाद कभी भी खराब होगी, तो उसको रिप्लेस करना मतलब आफ्टर मार्केट में। तो कंपनी बेसिकली लेड एसिड बैटरीज में इसका प्रेजेंस है बहुत सारा। इसका 90% रेवेन्यू लेड एसिड से आता है, लैब्स से, लेड एसिड बैटरीज से। तो जब भी मैं लैब्स बोलूँ इस वीडियो में तो आप समझ जाना वो लेड एसिड बैटरीज है। तो अब लैब्स इज अ डाइंग इंडस्ट्री बिकॉज लैब, सबसे पहले जो लेड है वो बहुत टॉक्सिक होता है। और जो अ, मैंने आपको ग्राविटा वाली वीडियो में बहुत डिटेल में जाके समझाया था कि ग्राविटा और जितने भी ये रिसाइकलर्स हैं, रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स जो हैं, वो पॉन्डी ऑक्साइड्स भी हो गया, वो अपना जो उनका एग्जिस्टिंग जो इनका सेगमेंट है लेड रिसाइकलिंग का, वो बहुत बड़ा है। लेकिन लेड, सिंस लेड इज अ डाइंग इंडस्ट्री, तो उनको भी वर्टिकल्स को डाइवर्सिफाई करना है, तो वो भी एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग और पेपर रिसाइकलिंग, रबर रिसाइकलिंग में जा रहे हैं। तो सेम इज द केस विद अमारा राजा। अगर ये इनका सारा प्रेजेंस, बहुत सालों से स्टॉक में कोई रिटर्न नहीं बनाता, एकदम कुछ ही 100 पॉइंट्स के लेवल पे घूमता रहता था, मतलब एक ही
ज़ोन में घूमता रहता था। अभी अप्रैल 2024 में ब्रेकआउट आया इसका, मल्टी ईयर ब्रेकआउट, और डबल हुआ है वहाँ से स्टॉक। तो प्रॉब्लम क्या थी कि इन्वेस्टर्स इसको अच्छे से, क्योंकि परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा है फाइनेंशियली, कोई बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, डेट फ्री स्टेटस है कंपनी के पास। तो प्रॉब्लम ये थी कि इन्वेस्टर्स को भी समझ आ रहा था, सिंस लेड इज अ डाइंग इंडस्ट्री, तो जब तक कंपनी कोई एकदम सिग्निफिकेंट प्लान्स ना लेके आए कि हम लायन बैटरीज में भी जा रहे हैं। लायन बैटरीज मतलब लिथियम आयन बैटरीज, लिथियम आयन मीन्स आयन, लिथियम आयन बैटरीज जो हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने पार्टनरशिप करी है एक कंपनी के साथ, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, कि सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो अब ये धीरे धीरे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो हाँ, कस्टमर्स को भी लग रहा है कि ओके, सॉरी, इन्वेस्टर्स को भी लग रहा है कि ओके, कंपनी कुछ काम अब करना शुरू किया है कंपनी ने लिथियम आयन की तरफ। तो जब तक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है तो बहुत अच्छे कंपनी को यहाँ पे वैल्यूएशन नहीं मिलने वाला है, और वही प्रॉब्लम चल रहा था। कुछ वो YSRCP के जगन रेड्डी का प्रॉब्लम चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम ये चल रहा था, सेंटिमेंट्स खराब थे कि यार सारा तो आप लेटर साइकिलिंग से कमाते हैं, तो आपका फ्यूचर क्या है। तो जैसे ही चंद्रबाबू नायडू अप्रैल में जीते इलेक्शन डे के बाद, बहुत मतलब स्टॉक में जबरदस्त तेजी आई है, मल्टी ईयर लेवल ब्रेकआउट हुआ है, और 800-900 के लेवल पे हुआ करता था, ये 1700 का टच मार के आज 1400 पे पड़ा है, और 27 की पी पे। तो मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 10-15% से वॉल्यूम ग्रोथ करने का कर भी रहा है, और दिख भी रहा है कि हाँ, आगे एक्सपेक्टेशंस हैं इसकी। और इसका जो लेड एसिड का सेगमेंट है, इवन तो हम कह रहे हैं कि वो डाइंग इंडस्ट्री है, लेकिन आगे जाके अभी वो बढ़ने वाला है, कुछ टाइम तक वो बढ़ेगा बिफोर इट स्टार्ट्स टू डाई डाउन। तो लेड एसिड में मैंने आपको बताया, सबसे पहले ऑटोमेटिव ऑटोमेटिव सेगमेंट को केटर करते हैं, उसमें टू व्हीलर्स भी आ गई, उसमें थ्री व्हीलर्स भी आ गई। टू व्हीलर्स में इनका बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर नहीं है, पर्टिकुलरली जो OEM वाला सेगमेंट है, क्योंकि वहाँ पे अब सारी बैटरीज जो हैं, अब चाहे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले लो, उसमें लायन बैटरीज यूज़ होने लगी हैं। और इस कंपनी के पास अभी सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी या सेल मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज कुछ नहीं है। लिथियम आयन की जब मैं बात करता हूँ, कंपनी खाली बैटरी पैक्स बनाती है, सेल्स खरीदती है चाइना से, इंसोर्स करवाती है वहाँ से, और यहाँ पे सिर्फ उनको असेंबल और पैकिंग वगैरह करती है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म फैक्टर्स में। तो लेड एसिड का एक मैंने आपको बताया, ऑटोमेटिव सेगमेंट में इनका केटर करते हैं। दूसरा ये करते हैं इंडस्ट्रियल सेगमेंट में। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी ये आपके यूपीएस वाले सेगमेंट को केटर करते हैं, जिसमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाईज आपको चाहिए। और किसी भी इंडस्ट्री में किसी को एनर्जी स्टोरेज के लिए कोई भी बैटरी सिस्टम चाहिए, तो ये लेड एसिड बैटरी सिस्टम अपना प्रोवाइड करते हैं। वहाँ भी कंपनी को अच्छी ग्रोथ दिख रही है। ठीक है, ग्रोथ के नंबर्स पे मैं आगे स्पेसिफिक आऊँगा। बाकी तीसरा जो इनका सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट, वो है टेलीकॉम टावर्स का, लेकिन वो इनका सेगमेंट अब डिग्रो कर रहा है। इनफैक्ट इनका अगर मार्केट शेयर देखेंगे टेलीकॉम टावर्स में, तो वो 60% का है। 60% मतलब अगर इनका आप वेबसाइट भी जाके चेक करेंगे हमारा राजा का, तो एवरी 1 in 2 telecom towers is being energized और is being powered by हमारा राजा बैटरीज। तो हमारा राजा अब तो एनर्जी एंड मोबिलिटी हो गया, खैर। तो टेलीकॉम टावर में भी इनका बहुत अच्छा प्रेजेंस है, 60% मार्केट शेयर, मतलब इट्स अ रिमार्केबल फीट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है टेलीकॉम टावर्स में, कि एक तो लास्ट ईयर केपेक्स बहुत था, इसीलिए हाई बेस के ऊपर अभी जो ग्रोथ हुआ नहीं है, इनफैक्ट डीग्रो ही किया है 5% से YOY। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो उनका डी ग्रोथ आ रहा है इस सेगमेंट में, टेलीकॉम टावर में, क्योंकि जो टेलीकॉम टावर्स है ना, वो अब जो नए नए टावर्स आ रहे हैं, वो लिथियम आयन बैटरीज को यूज कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ना कि लेड एसिड बैटरीज को। तो वो अब ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस में है, उसमें उनको टाइम लगेगा। और सिंस ये अभी इतना ज़्यादा केपेबल नहीं है लिथियम आयन, ना तो सेल्स बनाता है, और बहुत ज़्यादा स्कोप पे मैन्युफैक्चर भी नहीं करता है बैटरी पैक्स टेलीकॉम टावर्स के लिए। तो वहाँ इनका डी ग्रोथ आ रहा है, क्योंकि डिमांड में उतना कमी नहीं है, बट ऑफ कोर्स थोड़ा जो टेलीकॉम टावर्स हैं, जो कंपनीज हैं, इंडस टावर्स एंड ऑल, उन्होंने थोड़ा सा केपेक्स में स्लो डाउन किया है। तो ऑब्वियसली ये भी हर्ट होंगे उससे, क्योंकि जब टावर्स कंपनीज में केपेक्स नहीं आ रहा है, तो ये अपना बैटरीज किसको जाके बेचेंगे। तो ये चल रहा है मोटा माटी। बाकी अब मैं बताता हूँ इनका जो मेजर, इस कंपनी में अभी आपको ध्यान देने लायक क्या है। जो इनका बेसिक सेगमेंट है, जो इनका एग्जिस्टिंग सेगमेंट है लेड एसिड बैटरीज का, वो ना तो बहुत अच्छा कर रहा है, ना बहुत बुरा कर रहा है। इनफैक्ट मार्केट शेयर ये इधर उधर से कहीं ना कहीं से ले ही रहे हैं, दूसरे कॉम्पिटिटर से ले रहे हैं। और लेड एसिड बैटरीज ना बहुत कन्वेंशनल बैटरीज हैं, उसके भी बहुत डिफरेंट फॉर्म्स आ गए हैं।
वॉल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरीज आ गई, VRLA बैटरीज उसमें उसे कहते हैं। उसमें भी 2-3 टाइप्स होते हैं। सबसे सिग्निफिकेंट टाइप्स आपका टाइप की जो बैटरी है VRLA बैटरी टाइप, वो है आपका AGM। और मतलब एजीएम की जो ये कह रहे हैं कि हमारा जो एजीएम का डिमांड है, एजीएम बैटरीज का, वो एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा है। अमेरिका वगैरह में बहुत ज़्यादा डिमांड में है ये बैटरीज, क्योंकि लेड एसिड बैटरीज, सिंस मैंने आपको बताया लेड बहुत टॉक्सिक होता है, उसमें जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है लेड एसिड बैटरीज में, वो सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, वो बहुत डेंजरस भी होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड एज एन इलेक्ट्रोलाइट जब आप यूज़ करते हैं तो आपका विद टाइम सल्फेट की फॉर्मेशन होती है बैटरी में, और उससे इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो पावर जो उसका एनर्जी क्रिएशन है या फिर एनर्जी स्टेबिलिटी है, वो भी धीरे धीरे कम होती रहती है उस बैटरी की। तो इन अगर एक साइड पे आपको लेड एसिड बैटरीज का अपफ्रंट एक्विजिशन कॉस्ट कम पड़ता है, बिकॉज सस्ती आती हैं वो एज कम्पेयर टू लिथियम आयन, लेकिन उनका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट उनका बहुत ज़्यादा होता है। तो बाहर की जो कंपनी, बाहर बाहर का जो मार्केट है, इनका बहुत अच्छा ग्रोथ है एक्सपोर्ट में इस टाइम पे, और ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट का जो सेगमेंट है हमारा, वो 20% से ग्रो करेगा एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं थे, तो जब से इन्होंने ये VRLA बैटरी में भी AGM बैटरी को निकाला, AGM का आई थिंक कितना परसेंट इनका शेयर है, मैं एकदम भूल रहा हूँ शेयर का, तो मुझे नहीं पता है। हाँ, 15% एक्सपोर्ट में, सॉरी मैंने भी 20% कहा ना, कि 20% ये कह रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट करेंगे आगे जाके 2-3 साल तक। 20% नहीं है वो, 15% के अगर है 2-3 साल तक, वो अच्छा होता है। मतलब आपका बैटरीज अगर 15% से खप रही हैं तो वो अच्छी बात है। 20-25% से इट्स वेरी टफ अनटिल अनलेस वो एक नेसेंट टेक्नोलॉजी है और अभी स्केल अप होना शुरू हुआ है, तो तब तो आप कर सकते हैं 20-25-30% का कैगर। लेकिन स्टेब्लिश्ड कन्वेंशनल बैटरीज हैं ये लेड एसिड बैटरीज, उसमें भले ही जो VRLA और AGM बैटरीज हैं, एब्जॉर्बेंट ग्लास मेट बैटरीज, उसमें आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ऐसे फ्रीली फ्लो नहीं करता है उन बैटरीज में। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है आपका एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है लेड एसिड बैटरीज में। कन्वेंशनल में वो इधर उधर फ्लो करता है, हैंडलिंग में भी प्रॉब्लम होती है, आप उल्टा नहीं कर सकते हैं बैटरी को, फॉर द फियर दैट द सल्फ्यूरिक एसिड which is being used as an electrolyte might flow out of the battery। तो जो AGM है उसमें वो फ्लो नहीं होता है, वो एब्जॉर्ब, नाम ही उसका एब्जॉर्बेंट ग्लास मैट मैट बैटरीज, तो वो थोड़ा हैंडलिंग में भी इजी होती है, और बाहर उसका डिमांड है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो बेसिक जो इनका पहले से बिजनेस मॉडल चला आ रहा है उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आप क्यूमुलेटिव सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे तो कंपनी का पिछले साल तो कम रहा है एक 10% का, तो वैसे भी 15-16% का कंपनी ऑन एन एवरेज सेल्स और वॉल्यूम दोनों ग्रो कर रही है। क्यूमुलेटिव अगर मैं बात करूँ तो उस सेगमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी का वैल्यूएशन भी मैं देखूँ तो आई थिंक 25-27 के पीई पे, तो कोई बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यूड भी नहीं है कंपनी। लेकिन कंपनी का जो मेजर अभी जो मेन डिस्कशन हम करेंगे वो करेंगे बात कंपनी के नए सेगमेंट में, जो है न्यू एनर्जी का सेगमेंट, जिसे कंपनी कहता है न्यू एनर्जी बिजनेस, NEB। तो वहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, अब उसको अच्छे से समझते हैं। ओके, अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सबसे पहले जैसे आप अगर एक्साइड को फॉलो करते हैं तो एक्साइड तो 1-2 साल पहले से ही टाई अप करके बैठा है एस वोल्ट के साथ लिथियम आयन सेल की मैन्युफैक्चरिंग, और फिर उसमें भी LFP, डिफरेंट डिफरेंट केमिस्ट्रीज होती हैं लिथियम आयन सेल, लिथियम आयन बैटरीज की भी, उसको मैं पहले डिस्कस करता हूँ, फिर कंपनी का मैं आगे प्लान बताता हूँ। तो क्योंकि अगर मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा ना तो आपको ये कुछ समझ नहीं आएगा, NNC बैटरीज क्या होती है, LFP बैटरीज क्या होती हैं, और ये सिलेंड्रिकल फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पाउच फॉर्म फैक्टर क्या होता है। तो बेसिकली जो आपकी लेड एसिड बैटरीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म फैक्टर्स में आती हैं। आपकी सबसे पहला जो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म फैक्टर्स हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं, वो है आपका सिलेंड्रिकल एक फॉर्म फैक्टर हो गया, एक आपका हो गया प्रिज्मेटिक फॉर्म फैक्टर, और तीसरा आपका हो गया पाउच फॉर्म फैक्टर। तो इन सब में क्या क्या डिफरेंस है, डिफरेंस इनके मतलब की वेरिएबल्स में है, किसी का स्पेसिफिक एनर्जी ज़्यादा है, किसी की एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ से इनका वेरी करता है, किसी की पावर कैपेसिटी ज़्यादा है किसी फॉर्म फैक्टर की, तो आपको देखना पड़ता है। अब ज़रूरी नहीं है कि सिलेंड्रिकल फॉर्म फैक्टर की जो अलायन बैटरी है वो नेसेसरीली पाउच फॉर्म फैक्टर से अच्छी हो, डिपेंड करता है कौन से एप्लीकेशन के लिए आपको बैटरी चाहिए। अगर आपको एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा चाहिए तो आप किसी पर्टिकुलर टाइप की बैटरी को प्रेफर करेंगे। अगर आपको मतलब पावर कैपेबिलिटी ज़्यादा चाहिए तो आप कोई और यूज़ करेंगे। किसी में आपको स्पेसिफिक एनर्जी ज़्यादा चाहिए, जो पर यूनिट मास में आप कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हो, जो किलोवाट पर आवर में सॉरी
मतलब जिसका पर मास मतलब कितना मास, लेट्स से 1 केजी में आप कितना वॉट आवर्स को वो आपकी जो बैटरी है, अगर उसका 10 किलो उसका वेट है, तो पर केजी में वो कितना वॉट आवर्स को स्टोर कर सकती है। वो आपकी एनर्जी स्पेसिफिक एनर्जी हो गई, और एनर्जी डेंसिटी भी हो गई। पर यूनिट वॉल्यूम में आप कितना एनर्जी स्टोर कर सकते हो, एज अ होल वॉल्यूम आप पूरे 10 केजी में कितना एनर्जी स्टोर कर सकते हो, तो वो आपकी हो गई एनर्जी डेंसिटी हो गई। और ये सब वेरिएबल्स डिपेंड करते हैं। अब आपकी जो केमिस्ट्री है एलएफपी की, सॉरी लिथियम लिथियम आयन की जो आपकी केमिस्ट्री है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की है। जो सिलिंड्रिकल सेल है वो भी आप एनएनसी में भी बना सकते हैं। एनएनसी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, एनएनसी में भी बना सकते हैं, एलएफपी केमिस्ट्री से भी बना सकते हैं। प्रिज्मेटिक या पाउच को भी आप डिफरेंट डिफरेंट केमिस्ट्री से बना सकते हैं। अब बहुत बार आपने सुना होगा, जैसे ओला इलेक्ट्रिक ने अभी एनएमसी 2170 निकाला, तो उसका मतलब क्या है? एनएमसी का फुल, पहले तो जो इनका ये क्या रेफर करता है ये एनएमसी, तो ये बेसिकली करता है कैथोड में कौन सा मटेरियल आपका यूज हुआ है। वो निकल यूज हुआ, एंड मैग्नीज यूज हुआ है, कोबाल्ट यूज हुआ है, एनएमसी निकल मैग्नीज कोबाल्ट। और 2170 का मतलब जो ओला इलेक्ट्रिक जिस पे काम कर रही है, 2170 मतलब जो उसका सिलिंड्रिकल जो फॉर्म फैक्टर है एनएमसी, सॉरी एनएमसी 2170 एक सिलेंड्रिकल फॉर्म फैक्टर का लिथियम आयन बैटरी है। सिलेंड्रिकल कैसा होता है, एक आप रिमोट का सेल ले लें, तो उसका जो डायमीटर है वो है 21 मिलीमीटर का, और जो उसका लेंथ है वो है 70 मिलीमीटर का। तो कितना क्या नोमेनक्लेचर दिया इस बैटरी को? एनएमसी 2170। अगर आप और भी देखेंगे ना, सिलेंड्रिकल जो फॉर्म फैक्टर है उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैटरीज आती हैं। आपकी 18600 आती है, जिसमें 18 मिलीमीटर आपका डायमीटर है और 60 मिलीमीटर आपका लेंथ है। और 21700 भी आती है, जिसमें 21 मिलीमीटर आपका डायमीटर हो गया और लेंथ उस सेल का हो गया, पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर सेल का जो लेंथ है वो हो गया 70 मिलीमीटर। तो ये आपकी डिफरेंट केमिस्ट्रीज हैं। एक केमिस्ट्री आपकी अलग है, वो है एलएफपी की, लिथियम आयन फॉस्फेट की, LiFePO4, वो अलग केमिस्ट्री है। LiFePO4 बेसिकली आपका फोर व्हीलर्स वगैरह में, कार्स में, और ये जो बड़े बड़े कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसमें यूज होता है। और एनएमसी आपका बेसिकली यूज होता है टू व्हीलर्स में। इनफैक्ट थ्री व्हीलर्स में भी अब LFP ज़्यादा यूज़ होने लगा है। एनएमसी तो मेजरली एनएमसी आपका सिर्फ टू व्हीलर्स में यूज़ होता है। तो समझ आ गया कि इस कंपनी के पास टेक्निकल नो हाउ नहीं है लिथियम आयन बैटरीज के सेल को मैन्युफैक्चर करने का। और सेल इज अ लाइक, अगर आपके पास सेल नहीं है तो आप बाकी चीज़ें मतलब बना तो सकते हैं कहीं और से सेल सोर्स करके, लेकिन आपके पास एक एडवांटेज नहीं होगा, कॉस्ट एडवांटेज नहीं होगा। आपको सेल उसी रेट पे खरीदना होगा जिस पे आपको आपका सप्लायर प्रोवाइड कर रहा है, जो कि मोस्टली इंडिया में सब चाइनीज सप्लायर ही सेल्स प्रोवाइड करते हैं लिथियम आयन के। तो इन्होंने क्या किया है, गोशन हाईटेक एक चाइनीज कंपनी है, बहुत मतलब आप कह सकते हैं फेमस कंपनी है, लिथियम आयन के सेल मैन्युफैक्चर करती है दोनों केमिस्ट्रीज में, प्रिज्मेटिक में भी और सिलेंड्रिकल में भी। इनफैक्ट इनका सिलेंड्रिकल का पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा है, और वही पोर्टफोलियो इस कंपनी को भी चाहिए, हमारा राजा को। तो जो गोशन हाईटेक है उसका एक जॉइंट वेंचर है, ये आप आराम से सुनना क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको। गोशन हाईटेक चाइनीज कंपनी है, उसकी एक सब्सिडियरी है जिस यूरोप में, स्लोवाकिया में, वो जो इसकी सब्सिडियरी है गोशन हाईटेक की, वो है वहाँ पे एक और कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में बैठी हुई है। उसका नाम है आइनोबैट, आइनोबैट बैटरीज करके। तो जो गोशन हाईटेक है चाइनीज, जो आपका जो मैंने बताया जो चाइनीज कंपनी है, वहाँ पे उसने जेवी किया हुआ है आइनोबैट के साथ। और आइनोबैट में हमारा राजा ने सीरीज बी, सीरीज फंडिंग, सीरीज बी या सीरीज सी फंडिंग को उसमें पार्टिसिपेट किया था। वो आपका बेसिकली होता है सीड राउंड्स होते हैं, जो जिसमें आप पैसा उठाते हैं, कोई कंपनी अगर कोई कुछ बढ़िया कर रही है तो उस कंपनी का ऑब्वियसली वो गोशन हाईटेक जो चाइना की ब्रांड है, जो चाइना की कंपनी है, और आइनोबैट जो यूरोप की कंपनी है, उनके बीच में एक जॉइंट वेंचर हुआ हुआ है। उसका नाम ऑब्वियसली आपका गोशन आइनोबैट, गोशन आइनोबैट बैटरीज करके है। तो जो गोशन आइनोबैट बैटरीज है उसके साथ हमारा राजा ने इंडिया में, एज आई सेड कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, फिर से बताऊंगा, उसके साथ हमारा राजा ने एक लाइसेंसिंग, टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि आप सारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो पाए। गोशन हाईटेक की जो जॉइंट वेंचर है वहाँ पे गोशन आइनोबैट बैटरीज से टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो पाए, और किस तरीके से आप प्रोडक्शन करेंगे, कॉस्ट कम कम करके, कितनी आप कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करके, उसको मिनिमाइज करके आप प्रोडक्ट आगे बना सकते हैं।
तो वो इन्होंने एग्रीमेंट में निकल गए हैं। और अमारा राजा का कहना है कि अगले आई थिंक FY 26 के एंड तक इनका एनएमसी का वहाँ पे प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा, लाइन ऑपरेशनल हो जाएगी। एनएमसी अगेन निकल, मैग्नीज, कोबाल्ट और LFP की, लिथियम आयन फॉस्फेट की केमिस्ट्री उसके 6-7-8 महीने बाद शुरू हो जाएगी। तो अगेन 9,500 करोड़ का केपेक्स करना है कंपनी ने, और उसमें तेलंगाना गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत फंड्स प्रोवाइड करेगी हमारा राजा को। और फिलहाल 2 साल के लिए तो इनको कोई फंडिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी का बैलेंस शीट भी इतना स्ट्रांग है, तो कहीं बाहर से पैसा उठाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद कंपनी का कहना है कि इंडिकेशन है कि फंड्स हमको रेज करने होंगे, तो 2 साल बाद हम देखेंगे कैसे रेज करने हैं। अब क्या पता डेट से करे, क्या पता इक्विटी से करे, वो तो जब करेंगे तो हम तब उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अपने ओरिजिनल जो बिजनेस मॉडल है लेड एसिड बैटरीज का, उससे डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए कंपनी ने गोशन आइनोबैट बैटरीज से एक टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट लिया है, और वो अब सेल मैन्युफैक्चरिंग में भी आएगी। बहुत सारी कंपनीज, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, बहुत सारी कंपनीज हैं जो लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग में आ रही हैं। आई होप आप वो पॉइंट समझ पाए होंगे। गोशन हाईटेक चाइनीज कंपनी है, उसका एक जॉइंट वेंचर है आइनोबैट बैटरीज के साथ। और आइनोबैट में हमारा राजा ने 1 साल पहले से पैसा लगाना शुरू किया था। और आइनोबैट और गोशन हाईटेक की सब्सिडियरी का जो जॉइंट वेंचर है यूरोप में, उसका नाम है गोशन आइनोबैट बैटरीज, और उसके साथ हमारा राजा ने जॉइंट वेंचर किया है। तो अब उस जॉइंट वेंचर की 16 गीगावाट आवर्स का मतलब पीक कैपेसिटी है। अगले 10 साल में वो इतना जनरेट करने का सोच रहे हैं। लेकिन उसमें से 2 गीगावाट का होगा एनएमसी की बैटरी, जो बेसिकली केटर करेंगे टू व्हीलर्स को। और एलएफपी का जो आएगा, अब मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट केमिस्ट्रीज, एनएमसीज और एलएफपीज। और एलएफपीज कंपनी का भी ये कहना है कि इंडियन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमको ये लगता है कि एलएफपी की डिमांड जो होगी वो 70 to 80% होगी टोटल सेल एनर्जी डिमांड से। तो अगले कुछ सालों में तो 5, सबसे पहले जो फेज 1 होगा उसमें एनएमसी का मैंने बताया 2 गीगावाट का ये प्रोडक्शन शुरू करेंगे। और एलएफपी का भी ये 4 से 5 अभी इन्होंने फिक्स नहीं किया है, लेकिन हाँ 4 से 6, 4, 5, 6 गीगावाट का फेज 1 में इनिशियली ये शुरू करने वाले हैं प्रोडक्शन। अब एलएफपी के फायदे क्या होने वाले हैं, क्यों एलएफपी के इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? एलएफपी एज यू नो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो पर्टिकुलरली 4 व्हीलर्स आपका है, या फिर आपका जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, या फिर जो आपके बड़े बड़े व्हीकल्स हैं, बसेस, ट्रक्स, इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं, ईवीज जो हैं, उनमें आपका एलएफपी बैटरी यूज होता है। एलएफपी वाली केमिस्ट्री की लिथियम आयन बैटरीज यूज होती हैं। अब डेटा पॉइंट्स आपको पता ही होगा अगर आप ईवी के सेक्टर को फॉलो कर रहे हैं, कि बहुत बड़ा मतलब 30% का CAGR ग्रोथ 2030 तक आने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं, बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं। अगर आप गूगल भी करेंगे आपको डिमांड का एक आइडिया मिल जाएगा कि किस स्पीड से डिमांड आगे बढ़ने वाली है। तो इतनी डिमांड को कैटर करने के लिए आपके पास एलएफपी बैटरीज भी चाहिए। तो वो सब ये कंपनी मैन्युफैक्चर इन हाउस करने की सोच रही है, ताकि सेल भी ये खुद से बनाए। पैकिंग का तो इसका ऑलरेडी आंध्रा में एक प्लांट है, और आई थिंक थोड़ा और इनका अभी 1-2 महीने में इनका और एक नया मैन्युफैक्चर पैकिंग का ऑपरेशनलाइज होने वाला है। तो पैकिंग का इनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। बाकी एलएफपी जब ये अपना बैटरी वगैरह बनाएंगे, उसका में एक काम तो मेन इसमें हो गया आपका कि 4 व्हीलर्स, और इसमें ये OEMs को डायरेक्टली जाके बेच सकते हैं, या टाई अप कर सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा इनका डिमांड आएगा टेलीकॉम टावर्स में, क्योंकि वहाँ पे मैंने पहले बताया आपको जो टेलीकॉम टावर कंपनीज हैं, वो अपने एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए लिथियम आयन बैटरीज पे शिफ्ट कर रही हैं। बिकॉज इवन दो अपफ्रंट कॉस्ट एक्विजिशन का एक लिथियम आयन बैटरी का हाई है, तो उसका रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट कह लें, या रिप्लेसमेंट कॉस्ट कह लें, वो कम है। तो आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सस्ता ही पड़ता है। तो वो सब लिथियम आयन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो अभी कंपनी के पास इतना सप्लाई नहीं है कि वो इतना कैटर कर पाए उस डिमांड को। तो जब ये 2-3 साल डाउन द लाइन जब एलएफपी का पोर्टफोलियो इनके पास आ जाएगा, तो ये टावर कंपनीज को भी टारगेट कर सकती हैं। और
एक और जो बड़ा फ़ायदा है, उसको भी मैं क्लोज़ली ट्रैक कर रहा हूँ। अगर आपको एक टेक्नोलॉजी पता होगी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, मैंने आई थिंक वारी रिन्यूएबल्स वाली वीडियो में आपको बताया था कि इस टेक्नोलॉजी का भी आगे जाके बहुत एक एक्सप्लोजन का स्कोप दिख रहा है मुझे, क्योंकि हर कोई आपका रिलायंस से लेके, वारी से लेके और इनफैक्ट आप केपीआई ग्रीन एनर्जी के मैनेजमेंट से भी अगर बात करेंगे, जो वो भी यही कह रहे हैं कि बीईएसएस इज़ द फ्यूचर, बीईएसएस इज़ द फ्यूचर। इस कंपनी की जो मैनेजमेंट है हमारा राजा का, वो भी यही कह रहा है कि बीईएसएस में तो हम ऑब्वियसली आएंगे ही। इनका ये कहना है कि बीईएसएस बेसिकली क्या होता है, वैसे मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया, लेकिन फिर से एक बार समझ लेते हैं। अगर आपका एक सोलार पावर प्लांट है, ठीक है, वो ग्रिड से कनेक्टेड है, तो ग्रिड से कनेक्टेड मतलब जो भी वो सोलार एनर्जी क्रिएट कर रहा है, और वहाँ पे एक इन्वर्टर लगा हुआ डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए, और वो एसी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्रिड पे फीड होगी, तो ग्रिड की भी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी। लेकिन होता क्या है, आपके पास सन की जो एनर्जी है वो परमानेंट तो नहीं है, रात को तो सन नहीं आएगा, रात को तो सोलर पावर प्लांट एनर्जी क्रिएट नहीं कर पाएगा। और विंड की जो अगर हम बात कर रहे हैं, तो एवरी डे कैन नॉट बी अ विंडी डे, तो हर दिन आप विंड एनर्जी भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो जिस टाइम पीरियड पे, लेट्स से दिन के टाइम पे, अगर कोई सोलर प्लांट जो ग्रिड से कनेक्टेड है वो एक्सेस एनर्जी क्रिएट कर रहा है जितना उसका यूज नहीं हो रहा है, तो वो एक्सेस एनर्जी स्टोर कर देगा। साथ में जो बीईएसएस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगा हुआ है, तो उसमें स्टोर कर देगा, ताकि रात को अगर ये कम एनर्जी स्टोरेज क्रिएट कर पाता है, सॉरी, जो सोलार अगर रात में कम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में जो बैटरी ऑलरेडी जो एनर्जी स्टोर हो रखी है दिन से, वो आप ग्रिड पे यूज कर सकते हैं, ग्रिड को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इसीलिए जरूरी है। और इनफैक्ट गवर्नमेंट का एक कहीं ना कहीं एक पॉलिसी भी है कि आपको 20% जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो लिंक्ड होनी चाहिए बीईएसएस से या किसी भी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से। मतलब आपका जितना भी कैपेसिटी लाइव जा रहा है सोलार में, तो 20% में आपका एनर्जी स्टोर होना चाहिए। लेकिन अभी तो 1% भी एनर्जी स्टोरेज नहीं है। तो बीईएसएस में बहुत बड़ा स्कोप है, और इस कंपनी जैसे ये एलएफपी का पोर्टफोलियो अपना बनाती है, लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज का, तो वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंपनी का वो पोर्टफोलियो भी आएगा। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में अगर देखूं, तो एक ही चीज पे यहाँ पे डिपेंडेंसी बढ़ गई है कि एग्जीक्यूशन कैसा होता है। कंपनी अगर कह रही है कि हमारा 9,500 करोड़ का एस्टिमेटेड खर्चा आएगा, और 2026 कैलेंडर ईयर के एंड तक हम एनएनसी की लाइन को, एनएनसी मतलब निकल मैग्नीज कोबाल्ट वाला जो केमिस्ट्री है लिथियम आयन की, उसको हम ऑपरेशनलाइज करेंगे, कमर्शियलाइज उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे, और 6 7 8 महीने बाद उसके एलएफपी वाले लाइन को भी ऑपरेशनलाइज कर देंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो 9,500 करोड़ का इन्होंने एक एस्टिमेशन दिया है केपेक्स का ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स आई गेस। तो ऐसा ना हो कि 9,000 की जगह आपका 12,000 15,000 करोड़ लग गया, तो वो आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज आपका रिटर्न ऑन कैपिटल की ऐसी तैसी हो जाएगी उसमें। और अगर 2026 के एंड तक या 2027 की जगह आप 2029 2023 तक आपका प्लांट ही ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ है, तो भी आपका मतलब प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि कब तक आप लेड एसिड बैटरी के बिजनेस के सहारे जियोगे और रेवेन्यू ग्रोथ करोगे। इवन दो अभी 3 4 साल उस लेड एसिड जो उनका ट्रेडिशनल बिजनेस सेगमेंट है, वो कोई बहुत ज़्यादा बुरा करने नहीं वाला है। इनफैक्ट अभी वो ग्रो करने का पोटेंशियल रखता है आगे, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में, 50 60 कंट्रीज में अब इसने अपना एक्सपोर्ट्स को शुरू करा है, और जहाँ पे इसने नया नया एक्सपोर्ट शुरू किया वहाँ पे भी प्रेजेंस आगे और ज़्यादा पेनिट्रेट करने का सोच रहा है। और जो इनकी अगेन मैंने बताया VRLA बैटरीज और वॉल्व रेगुलेटेड जो बैटरीज होती हैं, जो कन्वेंशनल लेड एसिड बैटरीज से अच्छी होती हैं, अपग्रेडेड होती हैं, थोड़ा मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है, और इतना ऑपरेशनल उसका रिस्क उतना ज़्यादा नहीं होता है, और उसमें भी पर्टिकुलरली एजीएम बैटरीज जो इनकी हैं, तो उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। बाकी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं देखता हूँ अगर कवर करने लायक होगा। ऑटोमेटिव सेगमेंट से इनका मैंने बताया रेवेन्यू आता है 67% का, मतलब चाहे वो डायरेक्टली जाके ओईएम्स को बेच रहे हैं, ओईएम्स मतलब चाहिए टाटा मोटर्स के साथ, या फिर hyundai के साथ, या फिर किसी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ जाते हैं, मारुति के साथ, और उनको बोलते हैं कि आप अपने व्हीकल्स में बैटरी हमसे लो, हमसे खरीदो। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ओईएम पे जाके सेल करना। दूसरा है आफ्टर मार्केट, जो मैंने बताया, कार मैंने यूज़ करी,
अब मेरी नई कार नहीं है, 5-6 साल कार को हो गए, फिर मैं उसकी जो बैटरी को रिप्लेस करूँगा, तो वो आती है आफ्टर मार्केट बैटरी। तो दोनों तो आता तो ऑटोमोटिव में है, उसमें टू व्हीलर्स भी आ गए, थ्री व्हीलर्स भी आ गए, तो इनका वहाँ से रेवेन्यू आता है लेड एसिड बेच के 67%। और इंडस्ट्रियल से जो मैंने बताया आपको, जिसमें टेलीकॉम टावर का इनका बिजनेस आता है, दूसरा इनका आता है आपका अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का जो बिजनेस है, मतलब यू बेसिकली जनरेटर्स किसी को भी अगर चाहिए हैं, किसी एंटरप्राइज को अनइंटरप्टेड पावर सोल्यूशन चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, तो वो ऑब्वियसली इनसे खरीदेगा, मोटा माटी इनसे या इनके कॉम्पिटिटर्स से खरीदेगा। तो वहां से जो इनका रेवेन्यू आता है वो 29 से 30% का आता है। बाकी 4% इनका न्यू एनर्जी बिजनेस का डिवीजन है, जिसमें मैंने बताया कि लिथियम आयन की पैकेजिंग वगैरह करते हैं, सेल अभी नहीं बनाते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2-3 ईयर्स 26-27 में सेल भी बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है। और जो इनका न्यू एनर्जी बिजनेस है वो 20% से बढ़ रहा है, ऑब्वियसली ऑन अ वेरी लो बेस, तो कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एबिटा मार्जिन्स की अगर मैं बात करूं, तो इनका जो न्यू एनर्जी बिजनेस की अगर मैं बात करूं, तो उसमें एक तो चार्जर मैन्युफैक्चरिंग आता है, एक पैक मैन्युफैक्चरिंग आता है। इनके पास एक चार्जर का भी पोर्टफोलियो है। चार्जर मतलब ईवी को जब आप चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को जब आप चार्ज करते हैं, तो इनका डीसी चार्जर का एक पोर्टफोलियो है। उसमें इतना अच्छा ग्रोथ नहीं आया है, और कंपनी कह रही है कि H2 में, इस साल H2 FY25 में चार्जर में भी हमारा अच्छा ग्रोथ आएगा। तो चार्जर वाले सेगमेंट में 13 से 15% का इनका एबिटा मार्जिन है। और पैक मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब सेल जो ये बाहर से सोर्स करते हैं और उसको पैक करते हैं यहाँ पे एक बैटरी बनाने के लिए, तो उसमें 7 से 8% का मार्जिन है। अब आप देखो, 7 से 8% का मार्जिन कम है, लेकिन उसमें वॉल्यूम ज़्यादा है। अगेन द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू पॉइंट एनालिसिस, अगर आपका मार्जिन एफिशिएंसी कम है तो आपका एसेट टर्नओवर ज़्यादा होना चाहिए। अगेन वही सेम चीज़ है, अगर आपका मार्जिन एफिशिएंसी ज़्यादा है तो अपने आप मोर और लेस आपका एसेट टर्नओवर अपने आप ही कम हो जाता है थोड़ा। हाँ, और दूसरा मैंने ग्रा हो गया डिस्कशन इसका, एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ। लेड एसिड का मैंने आपको ग्राविटा के केस में बताया था कि जो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जितने भी ये अमारा राजा हो गई, एक्साइड हो गई, ल्यूमिनेस हो गया, जो ये बैटरी वगैरह लेड एसिड बैटरीज बनाते हैं, तो ये इनके ऊपर एक पॉलिसी है, आप कहें ईपीआर, मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जित ये जब आप आगे जाके बैटरी बेच रहे हैं, ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक्साइड, हमारा राजा एंड ऑल, तो ये बैटरी तभी आगे बेच सकते हैं जब ये पुरानी बैटरी को खरीदें वापस अपने एंड कस्टमर से या फिर अपने रिटेलर से, जो उनके डीलर्स हैं, और उनसे उस बैटरी को रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स के थ्रू रिसाइकल करवाएं, तो इनको पेनल्टी नहीं पड़ेगी इन रूल्स के अंदर। और रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स कौन कौन से हो गए? ये ग्राविटास और पॉन्डी ऑक्साइड वगैरह। ठीक है। तो कंपनी ने अब क्या करती है, कंपनी अपने डीलर से यूज्ड लेड एसिड बैटरीज लेती है, नहीं देती है आगे बेचने के लिए। तो अब क्या करेगी उस पुराने लेड एसिड बैटरी का? वो ग्राविटा को देगी, या पॉन्डी ऑक्साइड को देगी, या किसी भी रजिस्टर्ड रिसाइकलर को देगी कि उसको बैटरी को रिसाइकल कर और उससे प्योर लेड निकाल, और वो प्योर लेड हमको दे, ताकि हम आगे मैन्युफैक्चर करें, एक नई बैटरी बनाएं, लेड एसिड बैटरी। लेकिन इन्होंने क्या किया है, 1,50,000 टन का अपना इन हाउस इन्होंने लेड रिसाइकलिंग प्लांट बिठा दिया है। तो अब इससे क्या होगा, जो ये बाहर देते थे रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स को, ग्रेविटा एंड ऑल, इन सबको ये जो बैटरीज देते थे रिसाइकल करने के लिए, तो अब 1,50,000 टन का इनके पास इन हाउस रिसाइकलिंग हो गया। तो उससे क्या होने वाला है आगे जाके, 30% जो लेड यूज करते थे बिजनेस के लिए, अपने आगे रॉ मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल जो यूज करते थे आगे लेड एसिड, नई लेड लेड नई लेड एसिड बैटरीज बनाने के लिए, तो 30% रिक्वायरमेंट अभी इन हाउस फुलफिल करने वाला है। तो उनका यहाँ पे भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल सप्लाई में थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी। बाकी की मॉनिटरेबल इस बिजनेस के लिए क्या है, हर क्वार्टर में आपको देखना है, मतलब रिजल्ट तो मुझे लगता है देखना ही होता है ऑब्वियसली हर चीज का, बट रिजल्ट ऐसा लगता है, मेरा पर्सपेक्टिव ये है, मोटा माटी ऑन द सेम लाइंस रहने वाले हैं रिजल्ट, और कोई बहुत ज्यादा डाउन साइड यहाँ से मुझे दिख नहीं रहा है, कोई बहुत ज्यादा डाउन साइड, राइट। लेकिन इस कंपनी में अपसाइड तभी आने वाला है जब ये इसका जो न्यू एनर्जी का बिजनेस है, जो ये लिथियम आयन की सेल मैन्युफैक्चरिंग जब ये ढंग से करेगी। एक तो अब ये टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है, वो सब प्रोसेस ऑन द वे है। तो ओवर द पीरियड ऑफ सम क्वार्टर्स हमको ये देखना है कि किस तरीके से प्लान्स को रोल आउट कर रहे हैं, और हर क्वार्टर में आके कंपनी अपने प्लान्स को अपडेट दे रही है या नहीं, या कंपनी वहीं का पिछले क्वार्टर में भी सेम अपडेट्स मारे थे, सेम अपडेट्स दे के सुनाए थे कॉन कॉल में, और इस बार भी सेम अपडेट दे रही है, कोई मटेरियल एडवांसमेंट नहीं हुआ है अगर,
प्लान्स में, तो कहीं न कहीं एक रिस्क आएगा। और अपसाइड तभी खुलेगी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा, जब ये अच्छे से इस चीज़ को ऑपरेशनलाइज़ करेगी और बैटरी बना के, सेल्स बना के, कोई भी केमिस्ट्री हो, उससे सेल्स बना के ये आगे एंड कस्टमर्स को बेचेगी। तो देखना पड़ेगा, इसको आप अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। मैं तो इसको बहुत क्लोज़ली ट्रैक करने वाला हूँ, बिकॉज़ अगर ये अपने प्लान सही से एग्ज़ीक्यूट करती है, तो यहाँ से इस पे बहुत सारा पैसा बनने की अपॉर्च्युनिटी है, बिकॉज़ अभी भी ये 25-27 के पी पे ट्रेड कर रहा है। इट्स नॉट अ वेरी एब्सर्ड वैल्यूएशन पे नहीं ट्रेड कर रहा है ये। बाकी मैंने लास्ट वीडियो में ईपैक ड्यूरेबल को डिस्कस किया था, और आज का तो मैंने प्राइस चेक नहीं किया है टू बी ऑनेस्ट, तो मुझे नहीं पता है कितना बढ़ा है, बट आई थिंक मंडे को, कल कल के दिन वो 10% 11% अब भी था। तो मैंने तो मना किया था कि मैं तो इस पे नहीं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, बिकॉज 65-66 का पी इज़ अ लिटिल वे टू मच फॉर मी। और मतलब मेरा जब इन्वेस्टमेंट थीसिस में नहीं बैठ रहा है, तो मैं नहीं करता हूँ इन्वेस्ट। थोड़ा रिटर्न्स सेक्रीफाइस हो जाए कोई नहीं, बट जितना कैपिटल बना है उसको खोना नहीं है अनटिल, मतलब कोई अननेसेसरीली उस कैपिटल को नहीं खोना है जस्ट बिकॉज मुझे एक हाई हाई पी स्टॉक में घुसना है, बिकॉज सब उसमें घुस रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया था वीडियो देखने के बाद भी, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना उसके बारे में। और इस कंपनी के बारे में भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड I'll respond to it, to your queries. Thank you so much, guys.